नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम यूपी एमआरसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, द परमिसेबल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम सप्लाई टर्मिनल टू एनी पॉइंट ऑन द वायरिंग सिस्टम शुड नॉट एक्सीड। सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ए 5% ऑफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज, बी 2% ऑफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट, सी 5% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट एंड डी 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 10 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के 48 सेक्शन में आता है। तो उस रूल में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हम सारे पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि जो वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसका जो लीकेज करंट होता है वो 1/5000 पार्ट होना चाहिए, यानी कि लीकेज करंट शुड नॉट एक्सीड 0.02%। और ये 0.02% किसका? फुल लोड करंट का। जो हम फुल लोड करंट अप्लाई करेंगे एक वायर पे तो उसमें जो लीकेज करंट होना चाहिए वो 0.02%। क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में 1/5000 पार्ट के बारे में पूछा जा सकता है। और एक लाइटनिंग सर्किट का जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस 1 वोल्ट, विच मीन्स 2% प्लस 1 वोल्ट। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। और अगर पावर इंडस्ट्रियल सर्किट की बात करें उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए? उसमें वोल्टेज ड्रॉप 5% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है इंसुलेशन रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। एक वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस एटलीस्ट 1 मेगा ओम का होना चाहिए, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या करता है, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, ये लीकेज करंट को रोकता है। और जो लीकेज करंट है वो 0.02% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 5 है अर्थ रेजिस्टेंस लिमिटेशन। जो हम इलेक्ट्रिक सिस्टम में अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 ओम से ज्यादा का रेजिस्टेंस हुआ तो जो लीकेज करंट है वो डायरेक्टली अर्थ में नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें शॉक लग सकता है और ये काफी ज्यादा फैटल हो सकता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2% प्लस 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ थ्रू द आर्मेचर इन अ डुप्लेक्स वेव बाउंड 6 पोल डीसी मशीन इज। डुप्लेक्स वेव बाउंड 6 पोल डिस्क धारी डीसी मशीन में आर्मेचर के माध्यम से समांतर पथों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 12, सी 4 एंड डी 2। दो तरह की वाइंडिंग होती है एक डीसी मशीन में, एक होती है वेव वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करा जाता है एंड लैप वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, तो इसीलिए इसे वेव वाइंडिंग कहा जाता है। वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा 2 रहते हैं, और लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होते हैं? वो हमेशा पोल के बराबर होते हैं। तो अगर पोल की संख्या 4 है तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। पोल की संख्या 6 है तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 6 हो जाएंगे। अब वेव वाइंडिंग में भी अलग अलग तरीके की वाइंडिंग के प्रकार होते हैं, जैसे हो गया सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। और जब मल्टीपल वेव वाइंडिंग होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2m। और m क्या बताता है? वाइंडिंग की बहुतायत को बताता है, जैसे कि डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में डुप्लेक्स के बारे में पूछा गया है। तो डुप्लेक्स का मतलब होता है 2, ट्रिप्लेक्स का मतलब होता है 3, क्वाड का मतलब होता है 4। तो इस तरीके से वाइंडिंग काम करती है। तो अभी डुप्लेक्स के बारे में पूछा गया है तो m का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? 2m, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 47 है, अ शंट जनरेटर डिलीवर 450 एम्पियर एट 230 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट फील्ड एंड आर्मेचर आर 50 ओम एंड 0.03 ओम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ। एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट पर 450 एम्पियर प्रदान करता है। शंट क्षेत्र और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.03 ओम है। जनरेटर में निर्माण होने वाले विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना करें। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है? 230 वोल्ट। और शंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 50 ओम। तो यहाँ से शंट करंट निकल जाएगा 230/50 विच इज इक्वल टू 4.6 एम्पेयर। अब क्वेश्चन में एक और चीज दी रखी है गिवन, लोड करंट, जिसे हम IL से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना है? 450 एम्पेयर। तो आर्मेचर करंट क्या होता है? आर्मेचर करंट विच इज इक्वल टू शंट करंट प्लस लोड करंट। शंट करंट कितना दे रखा है? अभी हमने निकाला था 4.6। आर्मेचर करंट और लोड करंट कितना दे रखा है? 450। तो यहाँ से आर्मेचर करंट निकल जाएगा, आइए कितना निकलेगा? 454.6 एम्पेयर। अब जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। डीसी शंट के जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E = V + IA R है। यहाँ इसको ऐसा भी लिख
लिखते हैं, किसी ने ऐसा भी याद करा होगा, V इक्वल्स टू E माइनस IA/RA या EB माइनस IA/RA, EB बैक EMF। तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो E इक्वल्स टू वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज है ये सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट। आर्मेचर करंट हम निकाल चुके हैं 454.6 मल्टीप्लाई में आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना था 0.03 ओम, 0.03 ओम। ये हो जाएगा 230 प्लस 13.6, ऐड कर देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 243.6 वोल्ट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 243.6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है द जनरेटेड EMF पर पाथ इन अ सिंप्लेक्स लैब बाउंड जनरेटर इज। सिंप्लेक्स लैब बाउंड जनरेटर में उत्पन्न EMF पथ है। डीसी जनरेटर की दोस्तों EMF इक्वेशन क्या होती है, वो होती है P/ZN अपॉन में 60A। यहाँ पे P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, Z क्या है, कंडक्टर पर पोल, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, N आपकी स्पीड हो गई, E हो गया नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। दैट मींस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स, कंडक्टर पर पोल्स एंड स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिंप्लेक्स लैब बाउंड जनरेटर। तो लैब बाउंड जनरेटर की खासियत क्या होती है, अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस भी करा था कि लैब बाउंड जनरेटर में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो पोल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम दोबारा लिखते हैं, तो EMF क्या हो जाएगा P/ZN अपॉन में 60P, क्योंकि ए इक्वल्स टू P, तो इस P से ये P कट जाएगा तो EMF कितना बचेगा 5ZN अपॉन में 60। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है अ 4-पोल जनरेटर हैविंग वेव बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग हैज 51 स्लॉट्स, each slot containing 20 conductors. What will be the voltage generated in the machine when driven at 1500 RPM, assuming the flux per pole to be 7 milliweber? एक चतुर्ध्रुवीय जानित्र जिसमें तरंग कुंडली आर्मेचर वेव बाउंड घुमावदार होती है, उसमें 51 स्लॉट होते हैं, प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक होते हैं, प्रति ध्रुव फ्लक्स 7 मिलीवेबर होगा, तो 1500 RPM पर संचालित होने पर मशीन में उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा, A 278.5 वोल्ट, B 168.5 वोल्ट, C 188.5 वोल्ट एंड D 178.5 वोल्ट। तो अभी हमने इंड्यूस EMF का फॉर्मूला पढ़ा था डीसी जनरेटर का, क्या था फॉर्मूला, EMF इक्वल्स टू P/ZN अपॉन में 60A, और Z किसके बराबर होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को डिनोट करते हैं Z से, वो बराबर होता है स्लॉट मल्टीप्लाई में कंडक्टर पर ईच स्लॉट। तो स्लॉट कितने गिवन है, यहाँ पे 51 स्लॉट गिवन है, 51 स्लॉट मल्टीप्लाई में, और नंबर ऑफ कंडक्टर कितने गिवन है, 20 कंडक्टर गिवन है, मल्टीप्लाई में 20, तो ये हो जाएगा 1020। अब पोल कितने गिवन है, हमें 4 पोल गिवन है, तो पोल की संख्या हो जाएगी 4। फ्लक्स कितना गिवन है 7 मिलीवेबर, तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻³ और इसको क्या लिख सकते हैं 0.007 वेबर। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, अब क्योंकि ये वेव बाउंड जनरेटर है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होंगे, 2 के बराबर होंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट करना है। तो EMF हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई में 4, 1500 क्या है स्पीड है, मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 0.007, मल्टीप्लाई में 1020 अपॉन में 60 × 2, तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 357 के। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन होगा 357। क्वेश्चन नंबर 50 है द वोल्टेज वी अप्लाइड अक्रॉस द मोटर आर्मेचर एज टू। मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज को A ओवरकम द बैक EMF ओनली, B सप्लाई द आर्मेचर ओमिक ड्रॉप ओनली, C ओवरकम द बैक EMF एंड सप्लाई द आर्मेचर ओमिक ड्रॉप एंड D कंपनसेट स्पीड ड्रॉप। दोस्तों जो हम मोटर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं या सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके दो मेन काम होते हैं। एक तो जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो बैक EMF को ओवरकम करता है, या इसे बोल सकते हैं ये बैक EMF को कंट्रोल करता है, और दूसरा काम क्या है इसका, ये जो आर्मेचर ओमिक ड्रॉप होता है उसकी ये आपूर्ति करता है। तो जब मोटर घूमता है दोस्तों तो उसके अंदर एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, और जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो लगाए गए वोल्टेज का विरोध करता है, और उसी को बोला जाता है बैक EMF। तो अगर आपने डीसी मोटर की वोल्टेज इक्वेशन देखी होगी वो क्या है, V = EB + IA/RA। EB क्या है बैक EMF, IA/RA क्या है आर्मेचर ओमिक ड्रॉप। तो मैंने यहाँ पे और डिटेल में इस क्वेश्चन को सोल्व करा है। अब हमने क्या करा है कि दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है आर्मेचर करंट से, तो ये हो जाएगा VIA = EBIA + IA²
स्क्वायर आर ए। तो वी आई ए क्या होता है, इसे बोला जाता है आर्मेचर इनपुट पावर। ई बी आई ए क्या है, यह है मैकेनिकल पावर। और आई स्क्वायर आर ए क्या है, कॉपर लॉसेस इन डीसी मोटर। कुछ एनर्जी आई स्क्वायर आर लॉसेस में वेस्ट हो जाती है। आई स्क्वायर आर लॉसेस कौन से हैं, ये ज्यादातर हीट लॉसेस होते हैं, और बाकी एनर्जी मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि जितना ज्यादा बैक ईएमएफ होगा तो मोटर उतना ही ज्यादा अपोजिंग वोल्टेज बनाएगी, विच मीन्स मोटर उस केस में ज्यादा मैकेनिकल पावर को जनरेट करेगी। और अगर बैक ईएमएफ कम होगा उस केस में आर्मेचर लॉसेस ज्यादा होंगे, यानी कि आई स्क्वायर आर लॉसेस ज्यादा होंगे और मैकेनिकल पावर कम होगी। तो बैक ईएमएफ की वजह से ही ज्यादातर मैकेनिकल पावर क्रिएट होती है डीसी मोटर में। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवरकम द बैक ईएमएफ एंड सप्लाई द आर्मेचर ओमिक ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 51 है, आ 220 वोल्ट डीसी मशीन हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। इफ द फुल लोड आर्मेचर करंट इज 20 एम्पियर, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द मशीन एक्ट एज अ मोटर। एक 220 वोल्ट डिस्टधारी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 20 एम्पियर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जब मशीन मोटर के रूप में कार्य करती है क्या होगा। तो डीसी जनरेटर का जनरेटेड ईएमएफ किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू वी प्लस आई ए आर ए। तो अगर आप मोटर की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, वी माइनस आई ए आर ए। ये मोटर की बात चल रही है। तो अभी क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है, अभी मोटर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 0.5 ओम लिख लेते हैं, 0.5 ओम। वोल्टेज गिवन है यहाँ पे 220 वोल्ट और आर्मेचर करंट गिवन है 20 एम्पियर। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, 220 माइनस 20 इंटू 0.5 विच इज इक्वल्स टू 210 वोल्ट। ये किस केस में हुआ, जब मशीन ने मोटर की तरह काम करा। अगर मशीन जनरेटर की तरह काम करती उस केस में क्या होता, उस केस में होता ई बी इक्वल्स टू 220 प्लस 20 इंटू 0.5 विच इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया था, मोटर के बारे में पूछा गया था, तो 210 वोल्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आ 440 वोल्ट शंट मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.8 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। डिटरमाइन द बैक ईएमएफ व्हेन गिविंग एन आउटपुट ऑफ 7.46 किलोवाट एट 85% एफिशिएंसी। एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम के और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम के बराबर है। प्रति विद्युत वाहक बल का निर्धारण करें जब 85% दक्षता पर 7.46 किलोवाट आउटपुट दे रहा हो। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सप्लाई वोल्टेज गिवन है कितनी है, 440 वोल्ट। आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है 0.8 ओम। फील्ड रेजिस्टेंस गिवन है 200 ओम। मोटर का हमें आउटपुट गिवन है 7.46 किलोवाट विच इज इक्वल्स टू 7460 वाट। मोटर की एफिशिएंसी गिवन है 85%। परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 0.85। अब मोटर की जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चाहे वो मोटर की हो चाहे वो जनरेटर की हो, होता है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। एफिशिएंसी हमें गिवन है, आउटपुट पावर गिवन है, तो मोटर की इनपुट पावर निकल के आ जाएगी। लिख भी देता हूँ, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। एफिशिएंसी कितनी गिवन है, 0.85। आउटपुट पावर कितनी गिवन है, 7460। इनपुट पावर निकाल लेते हैं इससे। इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8776.4 वाट। ये आपकी इनपुट पावर निकल के आ गई। अब यहाँ से हम लाइन करंट निकालेंगे। मोटर का लाइन करंट वो किसके बराबर होता है, इनपुट पावर अपॉन में सप्लाई वोल्टेज। इनपुट पावर कितनी है, अभी हमने निकाली 8776.4 अपॉन में 440। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19.95 एम्पियर। अब डीसी शंट मोटर में लाइन करंट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आर्मेचर करंट प्लस शंट करंट के। और इससे हम आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, लाइन करंट माइनस शंट करंट। पहले हमें शंट करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो शंट करंट की वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। ISH किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा V अपॉन RSH। वोल्टेज हमें पता है कितना है, 440। शंट रेजिस्टेंस हमें गिवन था कितना, 200 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.2 एम्पियर। तो शंट करंट यहाँ से निकल गया। तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, लाइन करंट हम निकाल चुके हैं, वो है 19.95 माइनस 2.2 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट कितना निकल के आया हमारा, वो निकल के आया 17.75 एम्पियर। अब बैक ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, डीसी मोटर के केस में V माइनस IA तो वोल्टेज कितना है, 440। आर्मेचर करंट कितना है, 17.75। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, 0.8। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 425.8 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर रन एट 500 RPM व्हेन द आर्मेचर
current is 50 ampere. Calculate the speed if the torque is doubled given that armature resistance 0.2 ohm. एक 220 वोल्ट डिस्टधारी डीसी शंट मोटर 50 एम्पीयर धारा पर 500 आरपीएम पर चलती है। अगर टॉर्क दुगना हो जाए तो गति की गणना करें। यहाँ भी किसके बारे में पूछा गया है? डीसी शंट मोटर के बारे में पूछा गया है। तो उसका बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? EB = V - IaRa। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहले मोटर 500 आरपीएम पर रन कर रही थी, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है जब टॉर्क डबल हो जाए। तो मोटर में टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो केस 1 क्या कह रहा है यहाँ पे? केस 1 में है जब मोटर 500 आरपीएम पे घूम रही है और हमारा जो आर्मेचर करंट है वो 50 एम्पीयर है। ये हो गया केस 1। केस 1 तो EB1 निकल के आ जाएगा यहाँ से V - IaRa। तो V कितना है यहाँ पे? वोल्टेज 220 - 50 × 0.2 विच इज इक्वल टू 210 वोल्ट। तो पहले केस में जो बैक EMF निकल के आएगा वो 210 वोल्ट आएगा। अब दूसरे केस में क्या हुआ कि टॉर्क डबल हो गया। जब टॉर्क डबल हो गया विच मीन्स आर्मेचर करंट भी यहाँ डबल हो जाएगा क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। तो केस 2 में क्या हुआ? टॉर्क डबल हो गया यानी कि दोगुना हो गया। पहले केस में कितना था? आर्मेचर करंट 50 एम्पीयर था। अब जब टॉर्क दुगना हुआ तो आर्मेचर करंट भी दुगना हो जाएगा। आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा? अब 50 × 200 एम्पीयर हो जाएगा। बाकी आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। तो अब क्या होगा? दूसरे केस में क्या होगा? जो बैक EMF होगा वो हो जाएगा 220 - 100 × 0.2 विच इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो अब हमें स्पीड निकालनी थी। तो स्पीड जब निकलेगी तो केस 1 को हम केस 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो बैक EMF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। डीसी मोटर की EMF का फॉर्मूला पढ़ लिया होगा सबने, बहुत बार हम रिवाइज भी कर चुके हैं। तो जो EMF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्पीड के होता है। तो N1/N2। बैक EMF 1 कितना है हमारा? 210। बैक EMF 2 200। पहले की स्पीड क्या है? फर्स्ट केस में 500, दूसरे केस में हमें स्पीड निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो N1 निकल के आएगा 476.1 विच मीन्स स्पीड कभी डेसिमल में हो नहीं सकती। तो N2 की स्पीड हो जाएगी आपकी 476। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है अ डीसी शंट मशीन डेवलप एन AC EMF of 250 वोल्ट एट 1500 RPM। फाइंड दिस मैकेनिकल पावर डेवलप फॉर एन आर्मेचर करंट ऑफ 50 एम्पीयर। डीसी शंट मशीन 1500 RPM पे 250 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत भाग बल पैदा कर रही है। 50 एम्पीयर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करें। तो मैकेनिकल पावर जो डेवलप होती है एक डीसी मशीन में वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है बैक EMF मल्टीप्लाई में आर्मेचर करंट। ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे आपका भी रिवीजन दोबारा हो रहा है। बैक EMF हमें गिवन है कितना है? 250 वोल्ट। आर्मेचर करंट गिवन है कितना है? 50 एम्पीयर। तो मैकेनिकल पावर कितनी डेवलप हुई? 12,500 वॉट। इसको हम किलोवाट में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12.5 किलोवाट। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है अ डीसी सीरीज मोटर टेक 40 एम्पीयर एट 220 वोल्ट एंड रन एट 800 RPM। इफ द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.2 ओम एंड 0.1 ओम रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टॉर्क डेवलप इन द आर्मेचर। एक डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट और 40 एम्पीयर पर 800 RPM पर चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क ज्ञात करें। तो दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क डेवलप होता है वो किसके बराबर होता है? फॉर्मूला याद कर लेना, 30/π मल्टीप्लाई में Kn phi Ia। यहाँ पे Kn क्या है? मोटर कांस्टेंट है। phi फ्लक्स होता है, Ia आर्मेचर करंट होता है। और जो बैक EMF होता है डीसी मोटर है वो किसके बराबर होता है? V - IaRa। और क्योंकि यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर की बात चल रही है तो ये हो जाएगा V - IaRa प्लस RF। यहाँ पे RF क्या है? फील्ड रेजिस्टेंस है। डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर और फील्ड सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है? वो है 0.2 ओम और फील्ड रेजिस्टेंस कितना है? 0.1 ओम। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। तो 220 माइनस आर्मेचर करंट की वैल्यू थी 40। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 प्लस 0.1। तो बैक EMF हो जाएगा 208 वोल्ट। और स्पीड कितनी गिवन है? 800 RPM। और डीसी मोटर की EMF का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है E = P5ZN/60 होता है। P5ZN/60A। पोल यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, कंडक्टर कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट रहते हैं तो हम इनको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये होता है Kn phi कैपिटल N। Kn क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। phi क्या है? फ्लक्स है और N क्या है? स्पीड है। तो Kn phi कितना हो जाएगा? बैक EMF अपॉन में स्पीड। तो बैक EMF हम निकाल
निकाल चुके थे, कितना था 208 था। स्पीड हमें गिवन है कितनी है 800 आरपीएम, तो इसको अब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो टॉर्क डेवलप कितना हो जाएगा, T इक्वल्स टू 30/पाई मल्टीप्लाई में 208/800 मल्टीप्लाई में 40। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 99.3 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 99.3 न्यूटन मीटर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।